स्मूथ टूल। स्मूथ टूल कब और किस लिए यूज होता है स्टूडेंट्स? नाम से जाहिर है, स्मूथ करने के लिए। अगर आपके पास कोई ऐसी ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको स्मूथ रिक्वायर्ड है, स्मूथ करना चाह रहे हो, तो ये स्मूथ करने के लिए होता है। मिसाल के तौर पे मैं एक रेक्टेंगल ही बना लेता हूं, और इन टूल में से आज का टॉपिक जो है वो स्टूडेंट्स स्मूथ है। ये स्मूथनेस के लिए होता है। अगर आप कोई आपके पास ऑब्जेक्ट है और वो शार्प है तो उसको स्मूथ कर सकते हो। और इसका जो साइज है, जब आप किसी टूल पे क्लिक करते हो इसकी प्रॉपर्टी बार जरूर देखा करो। ये प्रॉपर्टी बार है। ये आपको एक राउंड नजर आ रहा होगा, ठीक है? ये राउंड के अंदर जो भी आ गया उसको स्मूथ करना शुरू कर देता है। यू नीड टू सिलेक्ट फर्स्ट, देन गो विद। ये स्मूथ है। अटैक में फोकस इंग्लिश में क्या करना है। करना इस है? डायामीटर जो आपको सर्कल से नजर आ रहा है, इस डायामीटर के इनसाइड आना चाहिए, तो उसको स्मूथ करता है। अटैक अटैक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ये देख रहे हो, स्मूथ करता है। ठीक है, और ये सब के लिए है। आपका पॉलीगॉन्स हो सकती हैं, आपकी ट्राइंगल्स हो सकती हैं, आपका कोई भी शेप हो सकती है, यहाँ तक कि टेक्स्ट भी जो कि कर्व्स में कन्वर्ट हो जाए उसको भी स्मूथ करना रिक्वायर्ड हो तो यही टूल चलेगा, स्मूथ टूल। तो स्मूथ टूल क्या करता है, यह देख रहे हो, जैसे जैसे आपके एंकर्स विद इन दैट रेंज आते हैं, अगर इसको आप शार्पनेस है इनमें तो स्मूथनेस क्रिएट करेगा। ये देखो, ये स्मूथ कर रहा है। और अगर आप इसका वेट बढ़ा लो तो और आपको इसकी विजिबिलिटी क्लियर नजर आएगी। तो ये आपके स्मूथ करने के लिए आप इस टूल को इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी इस डायामीटर में आएगा उसको स्मूथ कर देगा, जो भी इस डायामीटर में आएगा उसको स्मूथ कर देगा। और खासतौर पे शार्प एजेस के ऊपर ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, यहां तक कि आप अगर ये फ्री हैंड से कोई लाइन भी लगाते हो ना, लाइक दिस, और आपको इसको स्मूथ करना रिक्वायर्ड हो, यू कैन गो विद स्मूथ टूल। ये स्मूथ करता है। ये देख रहे हो, शार्प था ना, ये स्मूथ कर दिया। तो ये स्मूथ टूल ओह, आपके पास अवेलेबल है। और इसमें इसका डायमीटर कैसे कंट्रोल होता है? बाद का तो ये डायमीटर आपको कम चाहिए होता है, यहां से कर लिया करो। इस वक्त इसका डायमीटर है तकरीबन 1.57। 1 करना है, 1 कर दो, एंटर कर दो, ये लो डायमीटर छोटा हो गया। 0.5 करना है, ये लो 0.5 हो गया, एंटर कर दो, ही करो। और ये इसको डायमीटर आप अपनी मर्जी से छोटा बड़ा कर सकते हो, जिस तरह की आपके करंट स्क्रीन के ऊपर ऑब्जेक्ट्स हैं उसके हिसाब से इसका डायमीटर कम या ज्यादा अगर आपने करना हो यहां से कीजिएगा। और दूसरी बात, इसका रेट होता है। रेट का मतलब है जब आप उस डायमीटर के इनसाइड जो आपके एंकर्स होते हैं और वहां पे शार्पनेस है, स्मूथनेस किस रेट से करनी है। अगर आप कहते हो कि सर ये तो एकदम से बहुत ज्यादा स्मूथ कर देता है, मैं जरा क्लिक अभी करता ही हूं तो स्मूथ कर देता है, आप चाह रहे हो इसका रेट स्लो करना, तो स्मूथनेस को थोड़ा सा लो रेट पे लेके आने से स्मूथनेस करता जरूर है लेकिन स्लो करता है। ये आपने हाई या लो यहाँ से सेट करते हो, और ये वैल्यू हाई टच करोगे 100 पे, जल्दी स्मूथ कर देगा। बाद वक्त आपको बिल्कुल माइनर सा स्मूथनेस रिक्वायर्ड होता है, तो इसकी वैल्यू आमतौर पे 20 होती है, इसको कम भी कर सकते हो, 1 की तरफ लेके जाओगे। स्मूथ जरूर करेगा लेकिन थोड़ा स्लो करेगा। रेट हाई या लो, ये स्पीड है असल में। स्पीड किसकी? स्मूथनेस की। तो आपने हाई एंड लो स्पीड के ऊपर इसको लेके जा सकते हो। और यहां तक कि अगर आपने कोई टेक्स्ट भी लिखा है लाइक दिस, दिस इज टेक्स्ट, ठीक है, और इसमें भी कुछ आपको एजेस शार्प नजर आ रहे हैं, ठीक है, आपको एजेस शार्प नजर आ रहे हैं, इनको आपको स्मूथ, ये देखो शार्प एजेस हैं, आप यू नीड स्मूथ, गो विथ स्मूथ टूल। तो स्मूथ टूल के लिए आपके ऑब्जेक्ट की शेप में कन्वर्जन जरूरी है। तो ये चूंकि टेक्स्ट है, यू नीड टू कन्वर्ट फर्स्ट इनटू कर्व्स। ये आपने कर लेना है, और करने के बाद आपको पता है शेप टूल जब आपने लिया था तो ये आपको यहाँ पे एंकर ही एंकर नजर आ रहे हैं।
और एंकर्स की विजिबिलिटी ये नजर आ रही है। और ये इसके वेरी नेक्स्ट टूल है स्मूथ, जो आपको अटेम्प्ट करने देगा इस एरिया के अंदर उसको स्मूथ करने के लिए अवेलेबल है। जस्ट ये आपकी स्मूथनेस देख रहे हो, ये देख रहे हो, वेरी क्लोज सर्किट आपको दिखा रहा हूं इसका। ये स्मूथ कर रहा है, स्लो कर रहा है। आप एजेस के ऊपर गौर करो, ये अब आपके सॉफ्ट हो गए हैं, राउंड हो गए हैं, जो कि शार्प थे। ऐसा ही है, ठीक है। तो ये अब आप इसको सिर्फ इसका जो डायामीटर है आपने बताना है, जो इस डायामीटर के इनसाइड आ गया उसको वो स्मूथ करने चले जाएगा। अगर आप इस पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट करके करोगे स्मूथ, तो लाजमी तो पूरा टेक्स्ट के अंदर जहां जहां शार्प एजेस होंगे वो इकट्ठे ही स्मूथ हो जाएंगे, बजाय आप इंडिविजुअली इस डायामीटर के साथ इसको कंट्रोल करो। ये डायामीटर यहाँ से आप कम ज्यादा कर सकते हो। जितना जितना आप कम करोगे आपकी ये आपका स्मूथ का जो पॉइंटर है छोटा हो जाएगा। हो रहा है ना छोटा, और भी छोटा कर सकते हो, ये लो बड़ा भी कर सकते हो। तो इसका मतलब है, और अगर आप इसको फास्ट एक्शन करना चाह रहे हो तो देन जस्ट रेट इज हाई, चेक कीजिएगा। कभी आपको अपने ऑब्जेक्ट की प्रेजेंस इस तरह की करनी हो जहां पे आपको एजेस को राउंड करना हो शार्प से, तो गो विद दिस वन। इकट्ठे करने हैं, दोनों को करना है, बजाय इधर अलग करो इधर अलग करो, दोनों को करना है तो इसका डायमीटर बढ़ा दो। और ये देखो, और स्पीड देखो, रेट, ये स्मूथ कर दिया। उम्मीद है आपको इन ऑप्शन की समझ आ गई होगी। ये पेन प्रेशर के लिए होता है, और ख़ास तौर पे जो डिजिटल पेन होते हैं या टैबलेट्स होते हैं ये उसके लिए इफ़ेक्टिव है, ठीक है। ये टैबलेट्स को अगर आप ऑन कर दोगे तो टैबलेट्स के ऊपर ये आप, या टच स्क्रीन्स होती हैं जिसके ऊपर आपकी स्क्रीन के ऊपर आप जो है स्टाइलस यूज़ करते हो, पेन यूज़ करते हो या टच स्क्रीन यूज़ करते हो, ये उसके लिए बटन है। तो ये कॉरल में सपोर्ट है इसकी, अगर आप यूज़ करना चाहो। बाकी इन दोनों का मैंने आपको बता दिया। फर्स्ट वन इज निब साइज, सेकंड वन इज रेट। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। और करता क्या है वो मैंने आपको बता दिया कि आपके जो इस डायमीटर में आ गए उनके एजेस को शार्प से स्मूथ करता है। और अगर आपने सारों को करना है तो सारों को भी कर सकते। यू नीड टू इंक्लूड इन दिस सर्कल डायमीटर। तो बाद आपको रिक्वायर्ड होते हैं स्मूथनेस के लिए, तो ये आप यहां से इसको देख भी पा रहे हो और ये हो भी रहा है। और ये बहुत ज्यादा इसलिए इसने जल्दी कर दिया कि आपने इस रेट को बहुत ज्यादा हाई किया हुआ है। अगर आप चाह रहे हो बिल्कुल माइनर सा स्मूथनेस लेना है तो रेट को 20 के करीब ही रखो। 20 इज ओके, ना 1 की तरफ लेके जाने की जरूरत है ना 100 की तरफ लेके जाने की। आप मिडिल पोजीशन ले लिया करो, ठीक है। फर्स्ट हाफ का जो आपका फर्स्ट क्वार्टर है उसमें रखो इसको 20 इज ओके। वरना ये देखो क्या हालात कर दिए उसने, ठीक है, क्योंकि मैंने जस्ट 100 किया हुआ था, जैसे उस डायमीटर में आया उसने बहुत जल्दी से उसकी वैल्यू को स्मूथ कर दिया, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको इस स्मूथ टूल की समझ आ गई होगी। और ये वहां इस्तेमाल होता है जहां एजेस शार्प हों, उनको स्मूथ करने के लिए आप इसको इस्तेमाल करते हो। और जैसे जैसे आप इसको प्रेस किए जाओगे उतनी जल्दी उसको स्मूथ कर देगा, ठीक है। ये सिंपल सा एक टूल है लेकिन काम का है, और इससे आपको स्मूथ करने में हेल्प करता है। जितना आपने स्मूथ करना है आप इसको कर सकते हो। जहां जहां आपको रिक्वायर्ड है आप इसको स्मूथ ऑप्शन के थ्रू स्मूथ कर सकते हो, बट यू नीड टू सिलेक्ट फर्स्ट देन गो विद स्मूथ। ये शेप के इनसाइड एक और वेरी पॉपुलर टूल, स्मीयर टूल। स्मीयर टूल अगर आप इसको एक्टिवेट करोगे तो इसकी कुछ इस तरह की शेप होती है स्मीयर, ठीक है। करता क्या है ये आपको परफॉर्म करके दिखाता हूं ऑन ऑब्जेक्ट्स और टेक्स्ट पे भी कर सकते हो, ऑब्जेक्ट भी कर सकते हो। लेकिन इसके जो एग्जैक्टली ये क्या प्रोड्यूस करता है वो बताता हूं, ठीक है। आपने स्मीयर टूल का इस्तेमाल, कोई भी शेप हो लाइक दिस, ये एक शेप है, ठीक है। और अगर आप इस टूल को एक्टिवेट करते हो तो ये आपको अलाउ करता है एजेस को चेंज द एज ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय ड्रैगिंग अलोंग इट्स आउटलाइन। इसका मतलब जो आपके ऑब्जेक्ट की आउटलाइन बनी होगी, जो भी शेप है, कस्टम शेप्स है या ये बेसिक शेप्स हैं या आपकी लाइन है या सेगमेंट है या आपका पॉलीगॉन है, सर्कल है या रेक्टेंगल है,
ये एजेस पे काम करता है। और एज जैसे आप इस पर क्लिक करते हो स्टूडेंट, इसमें भी स्मूथ की तरह निब शेप होती है और स्मूथ की तरह यहाँ पे प्रेशर होता है। और स्मूथ के में तो ये सिर्फ 2 बटन थे, इसमें इसके अलावा भी 2 और होते हैं। आपने अपने इस जो आपके एजेस हैं या जो आउटलाइंस हैं उनको आपने स्मूथ जो करना है, स्मीयर करना है। ये स्मूथ कर्व्स बनाता है और ये आपकी पॉइंटी स्मीयर बनाता है। दोनों में फर्क है, जिस तरह की शेप है वैसे ही आपको यहाँ पे नजर आएगा। सबसे पहले तो आप लोगों ने निब की शेप एक्टिवेट करो। ये जी निब की शेप। बाद आपको ना यहाँ पे काइंड ऑफ स्मीयर आप इस आउटलाइन पे स्मीयरिंग करनी होती है। करता क्या ये देखो, शेप्स की इस टिप के अंदर जो इसका रेडियस है, इस रेडियस में जो भी आ गया आपके आउटलाइन के ऊपर इसको हम करते हैं और ये आपको स्मेयर ये करता है। कभी आप इस शेप में इस तरह की चेंजेस करना चाहो या टेक्स्ट पे करना चाहो या कोई भी आपके पास शेप है, लाइन है, कुछ भी है, अगर आप इस ऑप्शन को यूज करोगे तो ये आपको शेप को, आप स्ट्रोक को, खासतौर पे आउटलाइन को स्मेयर करता है। स्मेयर आप इनसाइड भी कर सकते हो, आउटसाइड भी कर सकते हो। जैसे ये आउटसाइड किया है, ये इनसाइड भी हो सकता है ऐसे। और जितना इसको आप इनसाइड फोर्स करोगे, मतलब की बात है, जब स्मेयरिंग हो जाती है इसको मजीद भी कर सकते हैं, आगे ही आगे आगे। ये देख रहे हो, जस्ट एंकर जो इसमें आ गए उनको उस पॉइंट की तरफ लेके जाएगा जिस पॉइंट की तरफ आप इसको स्ट्रेच कर रहे हो। ये देख रहे हो। तो इस डायमीटर में जो कुछ भी ऑब्जेक्ट का जो आपका आउटलाइन आती है, जो इस डायमीटर के अंदर, उसको स्मेयर करता है। और ये स्मेयरिंग की जो आपकी जो शेप बनती है, ये स्मूथ भी होती है और ये पॉइंटी भी होती है। और ये पॉइंटी ये है, ये पॉइंटी। फर्क सिर्फ इसमें ये है कि इसमें भी आपके शार्प कॉर्नर्स बनेंगे। इसमें तो राउंड बन रहे हैं ना, ये देखो ये राउंड बन रहे हैं, इसमें शार्प बनेंगे, बस ये फर्क है। और ये अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर आप इसको बड़े अच्छे तरीके से जहां रिक्वायर्ड है इसे इस्तेमाल कीजिएगा। हालांकि अगर आप गौर करो स्टूडेंट्स, तो ये क्या था, ये सिंपल से एक रेक्टेंगल मैंने बनाया था, लेकिन आप इस टूल को यूज करते हुए, ये आता किसके अंदर है, शेप के अंदर है। ठीक है, शेप तो आपको पता नॉर्मल उसका एक्शन होता है शेप करने का, जो आप एंकर्स पे या नोट्स पे प्ले करते हो। ये उसको स्मूथ करने के लिए है या उसको स्मेयर करने के लिए है। स्मेयर आपकी 2 तरह की है, आप स्मूथ स्मेयरिंग भी कर सकते हो इनसाइड और आउटसाइड। आप जैसे जैसे इसको आप उस डायमीटर को आप मूव करते हो टूवर्ड्स एनी साइड, तो वो आपके अगर आप इसको पॉइंटी करना चाह रहे हो तो ये पॉइंटी ये है। हाँ, इसको आप बिल्कुल मिनिमम पॉइंटी करना चाह रहे हो, कम से कम करना चाह रहे हो, तो इसके जो प्रेशर है इसको कम कर दो। प्रेशर 85% आपका है, ठीक है, इसको आप कम भी कर सकते हो। कम करने से ये होगा कि पॉइंटी जरूर होगा लेकिन बहुत ही मिनिमम होगा। ये देखो, आपको पता भी नहीं लग रहा क्योंकि मैंने प्रेशर बहुत लो कर दिया। ये 85% तक होता है, आप इसको हाई भी कर सकते हो। वैसे नॉर्मली 85 तक रखा जाता है, होता ये है। जहां जहां आप करना चाहो आप अपनी शेप के अंदर इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हो। ये पॉइंटी, स्मेयर, पॉइंटी और स्मूथ, जैसे आप इसको करना चाह रहे हो, शेप को ऐड ऑन करना चाह रहे हो, जिस जगह करना चाह रहे हो, इन और आउट, ये आपकी मर्जी है। इन और आउट ये आपकी मर्जी है। और प्रेशर आप अपना जो है वो उसका पेन का देख लीजिएगा, आप उसको हाई और लो करके आप उसको अपनी मर्जी से इसको पॉइंटी भी कर सकते हो और स्मूथ का भी आप क्रिएट कर सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने ऑब्जेक्ट को कैसे करना चाह रहे हो। बाकी इसके अंदर कलर की फीलिंग और अदर थिंग वो आप इसमें इजीली आप कर लोगे। ठीक है, तो इसका मतलब है जब कभी आप स्मेयर टूल को यूज करते हो, आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर आप जब ड्रैगिंग करते हो, आउटलाइन पे करना है। आउटलाइन के ऊपर ड्रैगिंग जैसे जैसे करते हो तो ये अब आपकी 2 तरह की वेरिएशन देता है। एक आपकी पॉइंटी होती है और एक आपकी स्मूथ होती है। और इसको जितना जितना जहां से करना चाहो आप इसको इनसाइड और आउटसाइड पुश करोगे तो ये आपके ऑब्जेक्ट की उस तरह की उस आउटलाइन को उस साइड के ऊपर ड्रैग करेगा जिस साइड की तरफ आप मूव करते हो। ऐसे कहीं से भी कर सकते हो। ये लो,
बाद अगर आपको इस तरह की शेप्स बनानी पड़ जाती हैं जिसमें आपको इस तरह का एंगल और इस तरह की आपको इसको मूवमेंट इनसाइड और आउटसाइड आप स्ट्रोक को फिट करना चाह रहे हो, तो ये एक अच्छी ऑप्शन है। अगर आप इसको यूज करते हुए अपनी शेप को अपनी मर्जी से आप करना चाहो, तो ये मैंने आपको दो आज टूल सिखा दिए, एक स्मूथ करने का, एक आपको स्मेयर करने का। स्मेयर और इसके अलावा भी कुछ टूल्स हैं, वेरी इंटरेस्टिंग टूल्स हैं, तो इनको भी जल्दी से एक्सप्लोर कर लेते हैं। नेक्स्ट टूल देखते हैं जी। और ये मजे की बात है, ये जो मैंने आपको बताया है ये सिर्फ शेप्स पे नहीं चलता, ये टेक्स्ट पे भी उसी तरह आपका लगेगा। जस्ट यू नीड टू कन्वर्ट फर्स्ट, ये जरूर कर लेना, अदरवाइज नहीं करता। ठीक है, कर्व्स में जब तक कन्वर्ट नहीं करोगे, शेप में कन्वर्ट नहीं करोगे, ये टेक्स्ट को इसके ऊपर आप स्मेयर टूल को यूज नहीं कर सकते। अब कर लेते हैं, ये लो। बाद अगर आपको डायमीटर आप कम करना है, कम कर लेना यहां से, ये देखो, और कम करना है और कम कर लेना। और जैसे जैसे आप इस टूल को यूज करोगे, ये देखो, बाद अगर आपको इस तरह के सेगमेंट्स स्क्रीन के ऊपर दिखाने पड़ सकते हैं। यू नीड टू गो विद दीज टूल्स। समझ आई है? लाइक दिस। और ये पॉइंटी करना है या स्मूथ करना है, ये यहां से प्रेशर, यहां से निब साइज, यहां से। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो बाद अगर आपको अपनी शेप को अपनी जरूरत के हिसाब से इसको यूज करते हुए डिफरेंट डिफरेंट आपने शेप्स देनी है, यू कैन गो विद दीज टूल्स। स्मूथ और पॉइंटी आपकी मर्जी है। समझे बात को? ये लो। बात अगर आपको ऑब्जेक्ट के ऊपर प्ले करना पड़ता है इसको, तो इसको जरूर इस्तेमाल कीजिएगा जहां जरूरत समझो। जैसे ये एक सिंपल सा सर्कल, लग तो ये सर्कल रहा है, ठीक है, और सर्कल को अगर आप कंट्रोल करना चाहो विद दिस शेप की एक वेरिएशन है स्मेयर। सिमेट्री देना चाहो, इनसाइड देना चाहो, आउटसाइड देना चाहो, ये आपकी मर्जी है। ये जस्ट यू हैव टू प्ले विद इट्स आउटलाइन। समझ बात को? ये आप इसको आप अपनी जरूरत के हिसाब से टेक्स्ट पे प्ले करना है स्मेयर को, और शेप्स पे करना है। नेक्स्ट टूल। नेक्स्ट टूल का नाम और काम, ये आपके ट्यूटोरियल्स बनाता है। ठीक है, ट्यूटोरियल्स जैसे आप क्लिक करते हो ट्यूटोरियल टूल पे, तो इसमें भी इसी तरह जैसा प्रीवियस टूल में था, निब शेप साइज यहां पे आ गया। नंबर 2, उसमें भी रेट था स्मूथ में, इसमें भी रेट है। हाँ, इसमें दो अलग अलग ऑप्शन और एक और होती हैं। जो आपके ट्यूटोरियल्स करने हैं वो क्लॉकवाइज करने हैं या एंटी क्लॉकवाइज करने हैं, काउंटर क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, ये दो तरह के होते हैं। टूल का नाम है जी, और ये टेक्स्ट के ऊपर भी आपका उसी तरह जिस तरह शेप्स पे चलेगा। ये टूल है, शेप से रेलेवेंट ही है, शेप के अंदर ही फॉल कर रहा है, तो आपको अलाउ करता है। अगर आपके पास कुछ ऐसी शेप्स हों जिसके ऊपर आप ट्रेवल इफेक्ट्स लगाना चाह रहे हो, तो ये फ्री हैंड टूल आपको, ये भी हमारा नेक्स्ट टूल्स में से एक टूल है, आसान सा टूल है। कभी आपको इसकी जरूरत पड़े, बाल का स्टूडेंट कहते हैं सर स्ट्रेट लाइन लगानी है तो क्या करें, स्ट्रेट लाइन लगाने के लिए ये सारे टूल इस्तेमाल होते हैं, जिसमें फ्री हैंड इज वेरी वेरी पॉपुलर। F5 इसकी शॉर्टकट की है, और ये आमतौर पे आप यूज करते हो इफ यू वांट टू जस्ट क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ बिटवीन 2 पॉइंट्स, ये जस्ट लाइन लगाने के लिए। ठीक है, ये आपको लाइन लगाने के लिए इसे इस्तेमाल करते हैं। और अगर फर्दर इसकी कॉपीज निकालनी है तो कॉपीज आप यहाँ पे इसको इस तरह निकाल सकते हो, जितनी भी आपको चाहिए आप इसको कर सकते हो। ठीक है जी। और ये चूंकि स्ट्रोक होता है, फिल नहीं होता,
तो आपको इसका कलर देने के लिए राइट क्लिक करना पड़ेगा, नॉट लेफ्ट, क्योंकि फिल तो है ही नहीं इसका। ठीक है, तो इस तरह ये आपके पास सिंपल सी लाइंस हैं। और ट्यूटोरियल क्या करता है, कभी आप इस तरह का डिजाइन इसमें बनाना चाहो, लाइक ये यू नीड टू सिलेक्ट फर्स्ट, ये आपने क्लिक कर दिया, लाइन आपकी सिलेक्ट हो गई। अगर इसकी वेट बढ़ाना है, आपको पता वेट इधर से बढ़ता है, जो भी वेट देना चाह रहे हो आप इसको क्लिक करके वेट इधर से इसका आप क्रिएट कर सकते हो। वेट देना है, लाइन स्टाइल देना है, ये आपकी मर्जी है। और अगर आप इस को यूज करना चाहो, सिंपल सा टूल है, काम का टूल है। करता क्या है कि आपके इस डायमीटर में जो कुछ आ गया इस पर ट्रेलर इफेक्ट दे देता है। अब वो काउंटर क्लॉकवाइज करने हैं या आप उसको क्लॉकवाइज करना चाह रहे हो, जस्ट यू नीड टू गो विद दीज बटन्स क्लॉकवाइज। और जितना आप इसको स्ट्रांगली प्रेस करोगे उतने ज्यादा ट्रेलर्स बनते जाएंगे, क्योंकि ये थिकनेस इसकी बहुत ज्यादा है। हम किसी और इसको इस पे अटेम्प्ट कर लेते हैं। ये देखो, जितने ज्यादा आप इसके ट्रेलर्स देना चाहें, ये स्ट्रेंथ है इसकी। जल्दी करना है, हाई वैल्यू, कंट्रोल नहीं होगा आपसे, जस्ट आप क्लिक करोगे फौरन से पहले ट्रेलर्स क्रिएट हो जाएंगे उनकी उस साइट्स पे जो इंक्लूड करोगे इस डायमीटर के अंदर। और ये आप यहां से इसको काउंटर और दूसरा है क्लॉकवाइज, दोनों में से जैसे आप करना चाहो, क्लॉकवाइज डायरेक्शन देनी है या एंटी क्लॉकवाइज देनी है। और मजे की बात है, इसको कहीं पे भी जरूरी नहीं कि आपने एजेस पे करना है, एनीवेयर एनीवेयर एनीवेयर, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, जिस तरह की आपकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से इसको आप अटेम्प्ट कर लीजिएगा। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ये आपकी मर्जी होती है, समझ रहे बात को। थोड़ा करना है, जस्ट यू नीड टू जस्ट क्लिक क्लिक टिक क्लिक, ठीक है। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ करोगे तो जल्दी हो जाएगा। और इस तरह आप अपनी इन शेप्स के ऊपर जो भी है, और ये आपका सर्कल भी हो सकता है, ये आपका रेक्टेंगल भी हो सकता है, ये आपका स्टार भी हो सकता है, ये आपका पॉलीगॉन भी हो सकता है, ये आपका टेक्स्ट भी हो सकता है, ये आपकी कोई कॉमन शेप भी हो सकती है जो कि मैंने आपको ये बताई थी। ये सारी शेप्स हैं, आप इन पे भी अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर आप समझते हो कि मुझे इस बैनर को, जो कि बैनर का कंटेंट है यहाँ पे ऐसे, उसके ऊपर भी मुझे ट्विरल इफेक्ट लगाने हैं, यू कैन डू इट। ये लो, इस पे भी आप कर सकते हो, जस्ट यू नीड टू गो विद दिस वन। और इसको आप क्लिक करोगे तो इसकी मैंने आपको 2-3 सेटिंग जो बतानी आसान सी हैं, निप्स साइज, उसका रेट, काउंटर और एंटी काउंटर, बस यू नीड टू गो विद लाइक दिस। ये देखो, बाद आपको सिंपल नहीं बैनर चाहिए होता है, ठीक है, तो आप इसको बड़े अच्छे तरीके से अपनी मर्जी के मुताबिक इसको सेट कर सकते हैं, डिजाइन की डिमांड के मुताबिक, आपके काम के मुताबिक, जहां पे करना चाहो, जिसको करना चाहो, यू नीड टू सिलेक्ट फर्स्ट लाइक दिस। ये अब आपके पास एक सिंपल सा एक स्टार है, और जहां जहां आप ट्यूटोरियल्स देना चाह रहे हो वहां पे आप एक्टिवेट करके इसको ट्यूटोरियल्स दे सकते हो लाइक दिस। और जरूरी नहीं कि आप इसके कॉर्नर्स को ही हिट करो, आप कहीं पे भी कर सकते हो, जिस पॉइंट पे करोगे जो इस डायमीटर में आ जाएगा उस पर अप्लाई कर देगा। समझ रहे बात को, ये सबके लिए है। जिस just you need to include in this diameter the part which you want to twirl shape। समझ रहे बात। तो ये बाल का आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ऐसी शेप्स आपको बनानी पड़ जाती हैं, तो वो आपको यहाँ पे अवेलेबल है, आप इसके थ्रू बहुत अच्छा अच्छा क्रिएटिविटी कर सकते हो। समझे बात को। कोई ऐसी शेप्स आप बनाने के लिए और इसको पूरा पॉपुलेट करना है समथिंग
पेज के ऊपर कहीं पे आप इसको लोगो के तौर पे इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे हो, यहाँ तक कि ये टेक्स्ट के ऊपर भी अप्लाई होती है। जैसे कि ये टेक्स्ट है, आपको दिख रहा होगा, ये टेक्स्ट के ऊपर भी अगर आप इसको अप्लाई करना चाहे यू कैन डू इट। लाइक ये टी के ऊपर आपने अप्लाई करना है, ठीक है। आप पहले तो इसको पूरे को एक्टिवेट करो। एक्टिवेट करके आपने इसको अगर अटेम्प्ट करता हूं, ये कुछ नहीं कर रहा। वाई? बिकॉज यू नीड टू कन्वर्ट इनटू कर्व्स फर्स्ट। कर्व में जब तक नहीं करोगे ये नहीं होगा। टेक्स्ट को कर्व में कन्वर्ट करना जरूरी हो जाता है अगर आप शेप टूल की किसी भी इसमें से ऑप्शन को यूज करना चाह रहे हो। और ये आपने ट्यूटोरियल लेना है, ये आपने इसका साइज यहाँ से आप बता दीजिएगा जितना आप मुनासिब चाहिए आपको। ट्यूटोरियल्स का डायमीटर आप बढ़ा सकते हो, और उसके बाद यहाँ पे आके जैसे ही आप उसको करोगे तो वो आपके इफेक्ट्स इस शेप के ऊपर प्रेजेंट होंगे। तो बाद में आपको इस तरह की इंटरेस्टिंग शेप्स बनानी पड़ सकती हैं जो कि आपका एक टेक्स्ट भी हो सकता है। तो ट्यूटोरियल की उम्मीद है समझ आ गई होगी कि ये क्या करता है, ठीक है। और इसको कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो, किसी पार्ट पे भी आप अप्लाई कर सकते हो। जस्ट यू नीड टू एक्टिवेट दैट पार्ट। जो भी इस डायमीटर में आएगा उस पे उसको अटेम्प्ट कर लेना। समझ आ रही बात? अगर बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें बन जाती हैं, ठीक है। जस्ट आपने इसको अपनी प्रैक्टिस में लेके रखना है, तो इंशाल्लाह आप इसमें बहुत कुछ अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हो इन टूल्स को यूज करते हुए। दिस इज ऑल अबाउट ट्यूटोरियल टूल। ट्यूटोरियल के बाद नेक्स्ट टूल। ट्यूटोरियल के बाद आपके पास टूल्स हैं, नाम उनका क्या है, अट्रैक्ट। जैसा मैग्नेट नहीं बना हुआ है साइड पे रेड कलर का, ये अट्रैक्ट करता है किसको? जो आपकी आउटलाइन है उसको अपनी तरफ खींचेगा, अपने डायमीटर के सेंटर की तरफ उसको अट्रैक्ट करेगा, और या अट्रैक्ट करेगा या उसको पीछे पुश करेगा। रैपल या अट्रैक्ट करेगा या उसको पीछे की तरफ धकेल देगा। ये दोनों ऑप्शंस हैं अलग अलग, एक अट्रैक्ट और एक है रैपल। एक है अट्रैक्ट, एक है रैपल, ठीक है। तो इसका मतलब डायमीटर इज वेरी इंपॉर्टेंट, और खासतौर इस डायमीटर का जो सेंटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इस ऑप्शन को अगर आपने टेस्ट करना है, अट्रैक्ट एंड रैपल, उसके लिए एक और पेज। ऑप्शन का नाम आसान आसान सी ऑप्शन है, इतनी मुश्किल नहीं है। शेप काफी डिटेल मैंने आपको इसीलिए उस पर फोकस किया था, ताकि जब ये अटेम्प्ट करें तो आप नोड्स को समझ चुके हो, एंकर्स को समझ चुके हो, ऐड करना समझ चुके हो, रिमूव करना समझ चुके हो, ब्रेक अपार्ट वगैरह वगैरह आपको आता हो। वो हमने कर लिया था काफी डिटेल में। अट्रैक्ट एंड रैपल टूल्स, ये दो टूल्स हैं जी, 2 in 1। इनको आप जहां पे यूज करना चाहो अपने पेज के ऊपर, और अपनी डिजाइन को आप कंप्लीट करना चाहो, तो ये आपके पास मौजूद है। और करता क्या है कि जो भी आपके पास शेप होगी, जैसे ये शेप है, ठीक है, और अगर फिल करना चाहो फिल भी कर लो। ले जी, ये जी अट्रैक्ट एंड रेपल। अच्छा, अट्रैक्ट एंड रेपल पे भी क्लिक करने से अगेन आप देखो सेंटर में अगेन आपको निप शेप ही नजर आ रही है। निप शेप का मतलब डायामीटर, बड़ा करना है साइज का या छोटा करना है, ये यहां से करते हो। और इसके बिल्कुल बराबर में रेट भी है, ये आपको पहले टूल में भी दिखा था स्मूथ में, ये रेट वही काम करेगा। इसका मतलब ये ऑप्शन आमतौर पे इसकी जितनी भी आपके पास टूल के अंडर ऑप्शन है शेप में, ये तमाम जगह आपको दिख रही होती हैं। और अगर दो ऑप्शन है जी, एक रेपल करता है, एक अट्रैक्ट करता है। ये देखो, ये क्या करता है जी? पहला अट्रैक्ट बाय डिफॉल्ट ये ऑन होता है। ये क्या करता है कि आपके ऑब्जेक्ट बाय अट्रैक्टिंग नोड्स टू द कर्सर। कर्सर ये जो माउस पॉइंटर ये कर्सर है, इसको कर्सर बोलते हैं, ठीक है। और ये आपके नोड्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। बाल का आपको जरूरत पड़ती है, अगर आपके नोड्स नहीं मौजूद आप नोड्स लेके आ सकते हो, ठीक है। वैसे तो आप इसका डायमीटर थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं ताकि आप इसको एग्जैक्टली देख सको। ये देखो, ये डायमीटर बड़ा कर दिया, और बड़ा करना है और कर दो, ये लो और बड़ा कर दिया, डायमीटर बड़ा हो गया। अब यहां पे करता क्या है, ये देखो, ये ट्रैक करेगा, ये ट्रैक करेगा।
और ये सेंटर पॉइंट की तरफ लेके जाएगा। जो कर्सर का सेंटर बनता होगा, इसका मतलब है डायमीटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो कर्सर का सेंटर बनता होगा उस तरफ ये इसको अट्रैक्ट करेगा। बाद औकात ये शेप वैसे बनानी जरा मुश्किल होती है, बना सकते थे आप कैसे, एक एंकर यहाँ पे ऐड करते, नोड ऐड करते, और नोड को फिर शेप टूल के साथ अपनी तरफ खींच देते, हो तो जाता, हो जाता, मसला कोई नहीं था। लेकिन ये आपको एक टूल की सूरत में यहाँ दे दिया गया है, ये ट्रैक करता है। बाद अगर आपको इस तरह की शेप चाहिए होती हैं तो थोड़ी सी बनाने में आपको मुश्किल हो रही होती है। वैसे तो इसके अलावा भी आपके पास कुछ ऑप्शन है जिससे ये किया जा सकता था, लेकिन ये एक सिंपल सा टूल है जो आपको अलाउ करता है कि आप जिस पॉइंट को भी इस डायमीटर के अंदर लेके आओगे उसको अपनी तरफ वो अट्रैक्ट करेगा, सेंटर पॉइंट की तरफ। और मजीद करना, इसको मजीद भी एक्सेल कर सकते हो, इसको मजीद भी एक्सेल कर सकते हो। देख रहे हो, जैसे जैसे आप इस डायमीटर को, ये जी सिंपल सा टूल काम का है, बाद का इंपॉर्टेंस इसकी बढ़ जाती है। कुछ ऐसी शेप्स आपने बनानी हो तो आपको अट्रैक्ट के नाम से ये टूल मौजूद है, और ये टूल आपको तमाम के लिए अवेलेबल है। जो भी आपके पास यहाँ पे शेप्स मौजूद हैं, कस्टम शेप मौजूद हैं, यहाँ तक कि अगर आपने स्ट्रेट लाइन भी लगाई हुई है, जो कि मैंने आपको वक्तन फवक्तन दिखा भी रहा हूँ, फ्री हैंड से ये स्ट्रेट लाइन लग जाती है। बाद औक़ात आपको इसी शेप के अंदर अट्रैक्ट और रेपल यूज करना पड़ सकता है। समझ बात। और फर्दर शेप तो टूल है ही है, बाद में आप इसको रीशेप तो कर ही सकते हो। ये सारे एंकर्स मौजूद हो गए, इसको आप आगे आपको पता है ये सारे टूल्स प्रॉपर्टीज ऊपर मौजूद हैं, यहाँ से बड़ा स्मार्टली आप जैसे चाहो इसको आप क्रिएट कर सकते हो। समझ बात को। तो कभी आपको ऐसे ऑब्जेक्ट बनाने पड़ जाएं जो आपको ज़रूरत आपकी जो है उसके मुताबिक वो उसको परफॉर्म कर सके, तो उम्मीद करता हूं आपको अट्रैक्ट का जिसका पता चला है, रैपल भी इसी तरह का टूल है। समझ रहे हो, एक तो अट्रैक्ट है, एक रैपल है। जस्ट यू नीड टू क्लिक द बटन, जस्ट उस बटन को आपने ऑन करना है। सबसे पहले तो ये टूल को आपने एक्टिव करना है। दूसरा ये है जी अट्रैक्ट, तो इसके बराबर में है ये रैपल। ये क्या करता है कि आपके जो डायामीटर है, डायामीटर के इनसाइड जो आपका प्लस नजर आ रहा है, ये सेंटर पॉइंट ऑफ द निब या आपकी कर्सर है। इस कर्सर से इसको धकेलेगा पीछे की तरफ, और कहां तक पुश करेगा पीछे, जहां तक बाउंड्री है इसकी कर्सर की। ये देखो, ये काम है इसका जनाब। बाद अगर आपको शेप्स कुछ ऐसी बनानी पड़ जाती हैं, हालांकि ये सिंपल सा सर्कल था, लेकिन इसको यूज करते हुए आप अपनी मर्जी से इस शेप को एडजस्ट कर सकते हो। ये करता क्या है, ये कर्सर से सेंटर पॉइंट से बाउंड्री की तरफ पुश करता है। समझ बात को, बाउंड्री की तरफ पुश करता है, जो भी बाउंड्री है। इस तरह आप कोई भी इस तरह की शेप बनाना चाहो, यू कैन डू इट। और ये जो है ये टेक्स्ट के ऊपर भी वैसे ही है, अट्रैक्ट एंड रेपल। चाहे अट्रैक्ट या रेपल जो भी आपने अप्लाई करना है, जस्ट यू नीड टू, बस दोनों में अगर डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैंने सिंपल सा फार्मूला बता दिया। जो कर्सर है उसके डायमीटर में जो भी आएगा, सेंटर पॉइंट से उसको पीछे की तरफ पुश करेगा, बाउंड्री की तरफ कर्सर की। और दूसरा क्या करता है, जो आपका कर्सर के अंदर डायमीटर में जो भी ऑब्जेक्ट आ जाएगा उसको सेंटर पॉइंट की तरफ अट्रैक्ट करता है। रेपल एंड अट्रैक्ट, बस ये काम है। और इसको अगर आप कन्वर्ट कर दो, इसके ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो, अट्रैक्ट एंड रेपल। ठीक है, जस्ट यू नीड टू साइज द डायमीटर। ठीक है, और फिर इस वक्त आपने देखना है कि करना क्या है आपने।
रेपल करना है और अट्रैक्ट करना है। अगर आप अट्रैक्ट करना चाह रहे हो, इसमें जितने भी आपके एंकर्स आ जाएंगे उनको उसने अट्रैक्ट से इस शेप में कन्वर्ट कर दिया। देख रहे हो, ये लो। बाद का आपको शेप से कुछ इस तरह की डिजाइन करनी होती हैं, तो ये आपके लिए एक ऑप्शन है कि जिसके थ्रू आप बड़ा अच्छे सा उस का यूज करते हुए अपने लिए जो एक अच्छा ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सको। और जहां तक दूसरी ऑप्शन है, इसको भी यूज किया जा सकता है, ये रिपेल करता है। तो आप इस एरिया के अंदर जो कुछ भी आएगा इसको बाउंड्री की तरफ पुश कर देगा, इसकी बाउंड्री की तरफ पुश कर देगा। लाइक ये मैंने एक कर्सर का साइज 0.3 कर दिया, और यहां पे आके आप इसको अगर थोड़ा सा इनसाइड पुश करना चाह रहे बाउंड्रीज को, ऐसे कर दो। ठीक है, अगर देखो बिल्कुल उसको साइज उस हिसाब से उसने कम भी कर दिया, क्योंकि उसने पूरी इसको फोर्स के साथ पीछे पुश किया है। कम करना है, कम कर दो। अब ये चूंकि रेट इज वेरी वेरी हाई, इसको थोड़ा लो कर दो। जहां आपको रिक्वायर्ड हो इसको आप इस्तेमाल करके इनको अपनी मर्जी से रीशेप कर सकते हो। प्रेशर वगैरह इसका देख लेना, प्रेशर कितना, टिप निप का साइज कितना, और रेपल या अट्रैक्ट क्या करना चाह रहे हो। समझ बात को? हाँ जी साथ साहब, एंजॉय हो रहा है, फ्री में एंजॉय। बोर तो नहीं होते? हाँ नहीं, वो हो जाती है बात। अच्छा जी, भाई सीधी सी बात है साथ साहब, आए हो समझ के जाना है। ठीक, बस इतनी सी बात है। अगर समझ आ रही है, एंजॉय किया करो, एंजॉय करने से मना नहीं करता, लेकिन अगर बगैर सीखे उठ के चले गए तो मुझे अफसोस होगा। ये जनाब, वो मेहरबानी आप आ जाते हो। ठीक है जी, अगली ऑप्शन देखें। एक ऑप्शन होती है स्मज, और एक होती है रफ करने के लिए। तो अगर आप नेक्स्ट टूल की तरफ चलते हैं जनाब, स्मज टूल, ये एक शेप और ये स्मज। अच्छा, समझ पे जैसे आप क्लिक करते हो, इसमें इसमें आपको क्या मिलता है, इस एक तो साइज निब का, ये तमाम ऑलमोस्ट टूल्स में था। ठीक है, दूसरा इसके इनसाइड ड्राई आउट रेशो कितनी रखनी है स्मज की। अब ये करेगा क्या, अभी इसका भी कोई काम है। ये असल में ड्राई आउट, वाइडन और नैरो द स्मज इफेक्ट्स, जो स्मज इफेक्ट लगेंगे ये आपको किस लेवल पे, ये असल में इसको इस तरह समझ लो ड्राई आउट को, कि जिस तरह रेट था उसमें, ठीक है, बाकी ऑप्शन में रेट होता है, इसमें ड्राई आउट होता है, कि आपकी जो निब जो इसमें स्मजिंग के लिए यूज करोगे वो कितनी आपने ड्राई रखनी है या उसको कितना वेटर करना है। वेट और ड्राइनेस ये यहां से कंट्रोल होती है। और स्मजिंग में फिर उसके पेन को कितना टिल्ट रखना है। आपको पता है कैलीग्राफी में आपका पेन इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसको किस एंगल्स पे पकड़ना है। ठीक है, उसके टिप को सेट करके उसको किस एंगल पे आपने उसको उसको स्मजिंग के लिए यूज करना है। स्मजिंग आमतौर पे जो है वो मिक्स करने के लिए होता है। ठीक है, स्मजिंग जिस तरह कलर्स होते हैं ना, ये 2-3 कलर मैंने यहाँ पे टेबल के ऊपर फेंक दिए, ये स्मजिंग कर रहा हूँ, मिक्सअप कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये स्मज उस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। और पेन को कितना टिल्ट करना है, 45 डिग्री बाय डिफॉल्ट होता है, इसको कम या ज्यादा आप अपनी मर्जी से कर लीजिएगा कि आपने जिस एंगल पे उसको टिल्ट करना है। ठीक है, ये टिल्टिंग होती है। और टिल्टिंग के अलावा ये बेयरिंग, ये स्मज टूल में ये फिक्स्ड वैल्यू, इसको किस रोटेशन उसकी कितनी देनी है। ये अगर आप कैलीग्राफी ब्रश को समझते हो तो कैलीग्राफी ब्रश के अंदर आपको अभी स्क्रीन के ऊपर ब्रश का जो स्क्रीन के ऊपर विजिबिलिटी है वो आपको बहुत छोटी नजर आ रही है, क्योंकि ये आपके स्मज की वैल्यू
निप शेप के हिसाब से बहुत कम है, 0.039। इसको जरा हाई करते हैं, फिर आप इन आखिरी दो ऑप्शन को समझ पाओगे कि क्या है जी ये ऑप्शन जो कि टिल्ट की है और वो एंगल की है, टिल्ट एंगल और बेयरिंग वैल्यू। तो ये दोनों को समझने के लिए साइज थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा ताकि आप एग्जैक्टली देख सको क्या फर्क है इन दोनों में। 1 कर देते हैं इसको, ये जी। अब आपको इसकी शेप देख रहे होगी, ये राउंड नहीं है, ये कर्सर राउंड शेप में नहीं है। इससे पहले जितने भी आपने सीखे हैं देखे हैं सब में राउंड थी। निप की जो कर्सर का जो डायमीटर था राउंड था, लेकिन वो एक सर्कल का एंड ऑफ था। ये क्या कर रहा है, ये आपका राउंड नहीं है। ये राउंड कैसे होगा, आपको इस वैल्यू को जाके चेक करना पड़ेगा। देखते हैं। अच्छा, जहां तक ये अब आपको इसकी एंगल की भी समझ आएगी। पहले तो मैं ये दिखाऊं, ये देखो ये 0 डिग्री है, इसको कर देते हैं 45, देख रहे हो, इसको कर देते हैं 90। अब आपको इसकी समझ आनी शुरू होगी कि ये क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। इसको कर देते हैं 120, इसको कर देते हैं 270। आपको पता है 360 का जाविया होता है, 360, 0, 90, एंड जैसे जैसे रोटेट करते हो तो दोबारा ये एंगल फुल जब सर्कल कंप्लीट करता है 360 पे करता है। ये 270 करने लगा हूं, ये देखो ये 270 हो गया, ठीक है। और ये मैं 330 पे लेके आ रहा हूं, 330, ये 330 जाविया हो गया। और दोबारा अगर आप इसको 0 करोगे इट विल गिव काइंड ऑफ स्ट्रेट वैल्यू। अगली बात, इसकी तो समझ आ गई जो राइट साइड के ऊपर आपकी प्रॉपर्टी है। ये इसके अलावा ये दरमियान में आपका है ना 45, ये असल में इसका जो डायामीटर है या इसकी राउंडनेस कंट्रोल कर रहा है। ये राउंडनेस बढ़नी शुरू होगी जैसे जैसे वैल्यू आप हाई करोगे, ये देखो देख रहे हो 75 पे देखना क्या हो, ऑलमोस्ट राउंड। ये पूरा 90 डिग्री पे बिल्कुल गोल शक्ल में आ जाएगा। अब इसने करना क्या, वो तो एक अलग से हमारा है ना इसका कंसर्न हमारा, क्या वो क्या करेगा, क्या ये समझ करता क्या है उसको बाद में बताता हूं। अभी क्या आपको दिख रहा है, अभी ये दिख रहा है कि जो निब का साइज है वो 1 कर दिया गया इंच, उसको कम ज्यादा जैसे वो आपको पता है डायमीटर छोटा या बड़ा होता है। दूसरा, आपको आखिरी दो प्रॉपर्टीज एग्जैक्टली पता चल गई होंगी कि क्या करती है। और इसको आप अपनी मर्जी से, अगर आप इसको हाफ राउंड करना चाह रहे हो तो राइट वैल्यू इज 45। सीधी सी बात है, 90 पे अगर राउंड होता है तो इसकी राउंडनेस हाफ कट हो जाएगी ना 45 पे। और अगर आप इसको और स्लिम करना चाह रहे हो, इस वैल्यू को और छोटा कर दो, ऑलमोस्ट 20 कर देते हैं, उसका भी हाफ कर देते हैं जो करंट है स्टेटस। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। एक तो राउंडनेस को कंट्रोल करता है, दूसरा इसकी टिल्ट वैल्यू कंट्रोल करता है एंगल। जहां तक जो दूसरा पार्ट है ये वाला, ये ड्राइव आउट, ड्राई आउट का मतलब क्या होता है, जितनी ड्राई आउट वैल्यू इसकी हाई और लो देख लो। हाई वैल्यू इज 10, लो वैल्यू इज -10, ये इन बिटवीन। इससे होता क्या है वो आपको बता देता हूं। ये देखो, इसको जरा हाई कर देते हैं और इसके अंदर कलर मैं कोई ऐड ऑन कर देता हूं। और ये आपके पास एग्जैक्टली एक इस कर्सर का जो शेप है वो आप यहां से इसको कंट्रोल करते हो। अगर बिल्कुल आपको राउंड चाहिए तो 90 ले लो, हाफ राउंड चाहिए 45 ले लो। ये तो बात आपको समझ आ गई, ये यहां से होती है, ठीक है। और अगर इसका एंगल चेंज करना है, इसको मैं थोड़ा सा ले डाउन करना चाह रहा हूं, तो ये एंगल यहां से आप इसको कर सकते हो। 180 कर दूं, 90 कर दूं, ये आ गया, ठीक है। ये 90 पे, 0 पे ऐसे होगा, 90 पे वो उसको ले डाउन कर देगा। और ये करता क्या है, समझ ये करता है जनाब। कर वही रहा है ना,
ब्लेंडिंग कर रहा है, उसको पकड़ के बाहर की तरफ या इनसाइड की तरफ। बाद आपको इस तरह के कट्स चाहिए होते हैं, रिक्वायर्ड होते हैं आपको। आप इसको बड़े अच्छे तरीके से मजीद इसको आप प्ले कर सकते हो जहां जहां आपको चाहिए। इनसाइड चाहिए या आउटसाइड चाहिए, ये आपकी मर्जी है। और इसको मैं, अगर मैं देखो, इसको अगर मैं नीचे की तरफ इसको करूंगा स्प्रेड आउट, ये देखो। अच्छा, आप कहोगे सर ये बिल्कुल लाइट सा टच करके उसको बाहर की तरफ या इनसाइड उसको पुश करता है बाउंड्री को, क्या ये ज्यादा नहीं हो सकता? ठीक है, तो ये आप यहां से इसको कंट्रोल करोगे। काम मैं वही कर रहा हूं, लेकिन उसके विजुअल इफेक्ट्स देखो, वो टोटली डिफरेंट हो गए। ये समझ लो टोटली वेट है, और ड्राई, ड्राई टोटली 110 पे मिलेगा, और टोटल वेट या स्प्रेडिंग इसकी मिलेगी -10 पे। अब बिटवीन अगर आपने रखनी हो तो 0 इज ओके। ठीक है, बाद वक्त आपको रिक्वायर्ड होता है, आप इसको, एक तो एंगल इसका मैं 0 कर देता हूं मिसाल के तौर पे, एक तो ये स्ट्रेट हो गया। ठीक है, दूसरा इसकी जो वेट वैल्यू मैंने -10 तक इसको किया हुआ है। असल में करता क्या है, उसको वाइड करता है, वाइडन करता है या नैरो करता है। नैरो किस पे होगा? 10 पे। वाइडन किस पे होगा? -10 पे। ये देख रहे हो, जैसे मैं इसको 45 कर दूं, ये देखो, जैसे मैं बाहर की तरफ उसको लेके जाता हूं, वो छोटे से बड़ा होना शुरू करता है, वाइडन करता है, वाइडन। क्योंकि मैंने इस वक्त वैल्यू जो सबसे लोएस्ट है -10 दी हुई है। और ये देख रहे हो आपके उस सर्कल के ऊपर, उसने, जब मैं स्टार्ट करता हूं बिल्कुल नैरो से करता है, और जैसे जैसे आगे बढ़ता है उसको वाइड कर रहा है। ये देख रहे हो। और अगर आप इसको परफॉर्म करना चाह रहे हैं विद 0, ये बिटवीन है, ना बहुत ज्यादा वाइडन ना बहुत ज्यादा नैरो। कर क्या रहा है कि उसको पकड़ के जो है वो खींच रहा है टूवर्ड्स अदर साइड। और जरूरी नहीं कि ये आउटसाइड बाउंड्री की तरफ जाएगा, ये इनसाइड भी वैसे ही चलता है। ये देखो, स्मज, स्मज, ये देख रहे हो आपकी वो शेप्स जो बनी हुई हैं, उसमें स्मजिंग क्या करता है कि उसको, उस एरिया को पकड़ लेता है और उसको आप इनसाइड और आउटसाइड अकॉर्डिंग टू द करंट वैल्यूज, जिसमें 3 आपकी चीजें हैं। राउंडनेस निब की साइज के साथ, दूसरा टिल्ट कितना करना है, कैलीग्राफी के हवाले से बात कर रहा है, और तीसरा उसको वाइडन करना है या नॉर्मल रखना है, दरमियाना, या उसको वाइडन की तरफ जाना है या नैरो की तरफ जाना है। नैरो एक्सट्रीम करना हो तो 10 है। ठीक है, वो जब बढ़ता है आगे नैरो करता है, वाइडन नहीं करता। वाइडन कब करेगा? जब 0 से माइनस की तरफ जाओगे। जब आप जैसे जैसे उसको बाहर की तरफ लेके जाओगे या इनसाइड लेके जाओगे, उसको वाइड करता है, वाइड करता है, -10 पे वाइड करता है, फ्रॉम नैरो टू वाइड करता है। जबकि वाइड टू नैरो के लिए आपने 0 से 10 की तरफ लेके जाना है। उम्मीद है समझ आ गई होगी। और ये आप यहां से कंट्रोल करते हो जितना आप करना चाह रहे हो। और जैसे जैसे ब्रश को आगे लेके जा रहा हूं तो वो उस हिसाब से रिस्पॉन्ड कर रहा है। ये 4 पे है, अगर यही -4 होता तो कुछ रिजल्ट डिफरेंट नजर आ रहा है। समझ रहे हो, एक में नैरो से वाइड हो रहा है, एक में वाइड से नैरो हो रहा है, ये फर्क है। बाद वक्त आपको शेप्स के अंदर करना पड़ सकता है। ठीक है, कोई भी शेप जो आपकी बनी है उस पर अप्लाई किया जाना, अगर आपको जरूरत समझते हो तो ये आपके पास समझ की ऑप्शन होती है, और समझ ऑप्शन आपको रिक्वायर्ड होती है जहां जहां जिस जिस शेप के ऊपर, उसको बड़ा अच्छे तरीके से इस्तेमाल करके आप अपनी शेप्स को सेट किया जा सकता है। समझे बात को? और कलर मैंने इसलिए ऑन कर दिया, अच्छा जरूरी नहीं कलर ऑन करना, आप ना करो कलर ऑन। कलर ऑन करना जरूरी नहीं है, वो सिर्फ आपको जब स्क्रीन के ऊपर उसके रिजल्ट नजर आए उसके लिए मैंने समझ के लिए कलर ऑन किए हैं। अगर आप नहीं भी करोगे खैर है, कोई मसला नहीं है। जस्ट यू नीड टू गो विद, मैंने सिर्फ आपको समझाना था इन प्रॉपर्टीज के बारे में।
ये प्रॉपर्टीज उम्मीद है आपको समझ आ गई होंगी कि करती क्या है। आप इसको इनसाइड भी कर सकते हो, ऐसे ऐसे इनसाइड भी इसको लेके आ सकते हो, और इसको आउटसाइड भी लेके जा सकते हो। ठीक है, उसको शेप को, और ये वाइडन कर रहा है, देख रहे हो, जैसे जैसे वो डिस्टेंस पे जा रहा है उसको वाइडन कर रहा है। वाइडन इसलिए कर रहा है -4 इज द वैल्यू। अगर ये +4 होती तो फिर इसको नैरो करना शुरू करता, जो भी कर्सर का साइज है उससे आगे चलता चलता चलते नैरो हो जाता। और अगर जो भी कर्सर का साइज है आगे चलते चलते वो वाइडन हो तो माइनस की तरफ चले जाओ। उम्मीद है इन चारों ऑप्शन की समझ आ गई होगी आपको। और कभी अगर आपको जरूरत पड़े उसको फिल करके आप अपना कोई भी एक्शन कंप्लीट करना चाहो आप कर सकते हो। मजे की बात है ये आपका उसी तरह वैलिड है शेप्स के लिए जिस तरह आपका टेक्स्ट के ऊपर भी इसकी इंप्लीमेंटेशन हो सकती है। फॉन्ट शॉन्ट जो भी आपने सेट करना है वो पहले कर लेना। जो फॉन्ट आप मुनासिब समझते हो फॉन्ट यहां से पहले ले लीजिएगा। ठीक है, फॉन्ट्स लेने के बाद आप इसके ऊपर स्मज की ऑप्शन के लिए जाने से पहले, अटेम्प्ट करने से पहले यू नीड टू कन्वर्ट कर्व्स या Ctrl+Q, या आपने प्रेस कर देना है। और उसके बाद आप इस ऑप्शन को यूज करते हुए अपना वो जो है इसके ऊपर आप उस इफेक्ट्स के साथ शेप के जा सकते हो। साइज जरा छोटा कर लेते हैं, 0.3 इज ओके। आउटसाइड करना है इनसाइड करना है वो आपकी मर्जी है। देख रहे हो किस तरह वो परफॉर्म कर रहा है, जो आपके करंट जो भी आपका एरिया जिसके ऊपर आप इसको प्ले करना चाह रहे हो, यू कैन डू इट। ये उसको ब्रांच कर रहा है एक तरह से। ठीक है, और चूंकि वाइडन की ऑप्शन -4 वाली ऑन है तो आपको इस तरह के इफेक्ट्स दे रहा है। और ये +4 होती तो इसका रिवर्स देता, फिर क्या होता, फिर जो आप कर्सर का साइज है उसको लेके जाता लेकिन नैरो कर देता उसको जाते जाते एक्सट्रीम वैल्यू डेटा उसका। ठीक है, बाद में आपको इसकी जरूरत पड़ सकती है। ये आपके उन जो ऑब्जेक्ट्स है उसको पकड़ गए, जिस तरह आप कलर्स को नहीं स्प्रेड कर रहे होते हो, ये ग्राउंड के ऊपर फेंक दिया और इसको स्प्रेड कर रहे होते हैं जिस डायरेक्शन में, पीछे करना है तो पीछे की तरफ धकेल रहे होते हो, आगे करना है तो आगे की तरफ धकेल रहे होते हो, इनसाइड बाउंड्री की तरफ लेके आना वो भी कर सकते हो, आउटसाइड बाउंड्री अगर आपने उसको करना हो वो भी कर सकते हो। दिस इज ऑल अबाउट स्मज। स्मज के बाद ये नेक्स्ट ऑप्शन इज रफन। ये रफ करता है, ये सरफेस को रफ करता है, नाम से जाहिर है। टूल का नाम क्या है? रफ। नहीं जनाब, ये ऑलमोस्ट हमारा खत्म होने जा रहा है शेप टूल, और इसको आप जहां पे मुनासिब समझो आप इस्तेमाल कर लीजिएगा। जो भी शेप्स होती हैं उसको रफ करने के लिए इस्तेमाल होता है ये टूल। और मजे की बात है इसमें भी वो ही प्रॉपर्टीज तकरीबन मिल रही हैं। कुछ प्रॉपर्टीज से आप बखूबी वाकिफ हो गए हो, निप शेप जो डायमीटर होता है, नंबर 2 इसमें एक जो पेन की टिल्ट करने की वैल्यू, और एक इसमें जो ड्राई आउट की वैल्यू, इसमें भी वैसे ही है जैसे प्रीवियस टूल में आपने देखी। हाँ, इसमें एक एक्स्ट्रा चीज है, वो ये है फ्रीक्वेंसी। जो स्पाइक्स बनेंगी अभी शेप्स के ऊपर, स्पाइक्स जो बनेंगी वो आपकी इस डायमीटर में सिर्फ एक ही बनेगी स्पाइक। अब ये स्पाइक क्या होता है? ये स्पाइक है, डायमीटर इसका बड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि आपको कर्सर तो कम से कम दिखे। ये स्पाइक है जो बनने लगी है। आपने जस्ट ड्रैग करना है इस तरह, ये स्पाइक बनी है सिर्फ एक। अगर आप इन स्पाइक्स को बढ़ाना चाहो फ्रीक्वेंसी को, तो फ्रीक्वेंसी स्पाइक्स के आपने बढ़ानी है तो जो भी शेप है आपके पास उसके ऊपर अगर आप स्पाइक्स को बढ़ाना चाहो तो ये रफ एन के ऑप्शन मौजूद है। इसकी फ्रीक्वेंसी यहां से आप कंट्रोल करते हो। अब आपकी ये जस्ट 1 अप एंड 1 डाउन स्पाइक फ्रीक्वेंसी में रफन किया उसने। लेकिन अगर आप इसको वैल्यू को 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10 तक स्पाइक्स बनती हैं एक वक्त में, और जो भी आपका डायमीटर होता है इसके अंदर बनती हैं। और जैसे आपने क्लिक किया ये स्पाइक्स बन गई, ये स्पाइक्स हैं। जहां पे भी क्लिक करते हो बॉर्डर पे वहां स्पाइक्स बन जाती हैं। और अगर आपको कहा जाए कि ये सारों पे बनानी है, पूरी बाउंड्री पे बनानी है, तो इसको ड्रैग करते जाओ, ये स्पाइक्स बन गई। ये क्या करता है, उस शेप को रफन कर देता है, जो भी शेप है उसको रफ कर देता है। यहां तक कि अगर आपका स्ट्रेट लाइन ही क्यों ना लगी हो, इसको भी रफ करने के लिए आसान सा तरीका होता है, आप इस टूल को यूज कर लो। ठीक है। और चूंकि ये 10 आपने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 10 दी है, तो ये 10 के साथ आपको यहाँ पे करेगा। और अगर आप चाह रहे हो कि ये इसको बहुत ज्यादा हाई या लो को कंट्रोल करना हो, तो ये आप यहाँ से कर सकते हो। ये उसी तरह है जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले आपने समझ में देखा, यहाँ से इसको टिल्ट विल्ट कर सकते हो। इससे आपकी जो इसकी हाइट, उसकी आपकी वैल्यू बड़ी प्रोमिनेंट हो जाएंगी। इसको हम एक काम करते हैं, 45 से इसको 90 कर देते हैं, ये भी देख लेते हैं। ये देखो 90 डिग्री, और लो को हम टच करते हैं, ये सॉरी ये तो फ्रीक्वेंसी है जो कि 10 तक जाएगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी याद रखना, इसके अंदर हाईएस्ट वैल्यू इज 10, और ये मैंने आपको बता दिया, ये आपके जो स्पाइक्स बनती हैं उनकी वैल्यूज हैं, ये तो इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। ठीक है, और ये आपके पास ड्राई आउट वैल्यू है, और ड्राई आउट वैल्यू -10 के साथ 90 डिग्री के ऊपर ये क्रिएट करेगा कुछ इस तरह। आपकी उसकी विजिबिलिटी 90 डिग्री चूंकि कर दिया, तो वो स्ट्रेट स्पाइक्स बनी होंगी जो कि आपकी इसकी प्रेजेंस नजर नहीं आ रही। तो इसका मतलब अगर इसको हम दूसरी तरह ले लें, दूसरे एंगल पे ले लें, इसके लिए काम करते हैं, यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना लेते हैं ताकि आपको 90 डिग्री और 45 का समझ आ जाए। गो विद रफन, -10 ड्राई आउट वैल्यू, 90 डिग्री इसका टिल्ट। बिल्कुल माइनर सी, कोकोमा 90 डिग्री। लेकिन इसी को अगर हम 45 कर दें, क्योंकि स्ट्रेट है ना, स्ट्रेट, इसका मतलब है इस टिल्ट से आपके जो स्पाइक्स हैं उनका जो एम्पलीट्यूड है वो सेट होता है। ये एम्पलीट्यूड सेट हो रहा है। ठीक है, ये एम्पलीट्यूड सेट कर रहा है कि उसकी हाइट कितनी, 90 डिग्री अलोंग होगा। अलोंग का मतलब बिल्कुल माइनर सी आपको वहां पे विजिबिलिटी नजर आएगी। इनके दरमियान में कर लेते हैं, 75 दे लेते हैं, बिटवीन 90 एंड 45, बिटवीन 90 एंड 45 स्पाइक्स बनी है, लेकिन उसकी विजिबिलिटी बहुत ही लो है। तो बाय डिफॉल्ट जो आपको यहाँ पे दिया जाता है वो नंबर होता है बाय डिफॉल्ट इज 45, और उन स्पाइक्स को लो कर देता है, क्लोज टू द सब्जेक्ट ले आता है। अगर आपको स्पाइक्स से बड़ी मामूली सी चाहिए तो आप इसको वैल्यू 45 से ऊपर रखो, ज्यादा चाहिए तो ये वैल्यू आप इससे कम कर दो। अब इसको अगर मैं ले आता हूं तकरीबन 55 पे, ये देखिएगा लाइक नहीं किया। अंडू कर देते हैं, इसको हम कर देते हैं जनाब 65। ये देखो, इसको हम कर देते हैं जनाब 75, इसको हम कर देते हैं 85। ठीक है, ये डिफरेंट वैल्यूज के साथ इसको आपने अटेम्प्ट करके देखना है। ये देखो बिल्कुल लाइट सी उसकी जो प्रेजेंस है वो आपको हैं, जरूर स्पाइक्स जरूर हैं, लेकिन उसका एम्पलीट्यूड इतना हाई नहीं है। एम्पलीट्यूड मतलब डिस्टेंस, हाइज एंड लोज का डिस्टेंस, जो फ्रीक्वेंसी है जो आपकी 10 है या जो भी है उसके मुताबिक उसकी वैल्यूज को वो कैसे रिस्पॉन्ड करेगा। और 90 पे ऑलमोस्ट बिल्कुल माइनर सी होती हैं,
जो कि दिखती भी नहीं बाद का, ठीक है। 45 इज जो है वो डिफॉल्ट वैल्यू। हाँ, इससे क्या कम होती है वो देख लेते हैं। 35, पहले तो इसको अंडू कर देते हैं ताकि हमारी स्ट्रेट लाइन 45 इज द डिफॉल्ट वैल्यू। 35 देख रहे हो, काफी हाइट बहुत बढ़ गई। और इसका मतलब इसको अगर आप और कम करोगे तो ये एम्पलीट्यूड आपका इसका बढ़ जाएगा। बाकी फ्रीक्वेंसी ये देख रहे हो। और अगर इसको हम लोवेस्ट वैल्यू की तरफ ले जाते हैं जी, और किसने कर दिया, कौन है? अच्छा, अब माइक काइंडली ना मिस्टर हुसैन आपका ऑन है, मिस्टर हुसैन का ही ऑन है। चले, बहुत शुक्रिया, क्योंकि वो बाकी स्टूडेंट्स तंग होते हैं ना, आपको नहीं आइडिया होता। ले जनाब, लास्ट ऑप्शन हम कवर कर रहे हैं आज शेप के अंदर, और उम्मीद है आपको एग्जैक्टली इसकी प्रॉपर्टीज का बहुत अच्छी तरीके से पता चल गया होगा। और ये लोवेस्ट वैल्यू क्या होती है, उस पर कितनी आपको हाइट मिलती है, वो आपको ये 0, और इसको अगर आप कम करते जाओगे इसका एम्पलीट्यूड जो है वो रफन जो आपके सरफेस को करेगा ये कम किया जा सकता है। और ये इक्वली आपका वैलिड है फॉर योर टेक्स्ट। बाल का आपको कुछ ऐसे शेप्स बनानी पड़ती हैं, बाल का आपको सिर्फ शेप ही नहीं बनानी पड़ती, आपके पास कोई इंपॉर्टेंट टेक्स्ट लिखा हुआ है और उसको आप जो है रफ करके बहुत अच्छा इंप्रेशन वहां पे देना चाह रहे हो पेज के ऊपर, तो ये दिया जा सकता है लाइक ए लेटर बार्बर बी, बार्बर का लेटर बी, और विद सम प्लेसमेंट ऑफ इमेज। ये लो जनाब, इसको पहले कन्वर्ट कर लेना इनटू कर्व्स एंड देन गो विद रफन। अब आपकी उसमें वैल्यूज आप देख लीजिएगा कितना आपको इसकी हाई एंड लो वैल्यूज जनरेट करनी है। थोड़ा क्यों हो जाता है? क्या ये जो रफर है ड्राई आउट वैल्यू, कर्सर का साइज, वही चीज है जो उसमें अभी आपको समुद्र में बताई आपको। समुद्र में यही था ना आपका कि जैसे जैसे वो उसको वाइडन करता है, ठीक है, ये भी इसी तरह वाइडन और उसको स्मॉल करता है। तो अगर आपने जो स्मॉल से बिग से स्मॉल की तरफ जाना है तो आपने 0 से 10 की तरफ कर दो, और अगर आप स्मॉल से बिग की तरफ जाना चाह रहे हो तो -10 कर दो। तो ये था ना, क्या एक ही जैसा सारा पैटर्न 0 कर दो, क्या ख्याल है? ये जस्ट आपने माउस हैंड की मूवमेंट के ऊपर भी देख लेना, उस हिसाब से उसने कर दिया। थोड़ा सा मेरा बीच में मूव हुआ हैंड, तो ये देखो उसने अलबत्ता जो इफेक्ट्स देने थे वो आपको दे दिए, रफन इफेक्ट्स। तो इसका मतलब टेक्स्ट के ऊपर भी बड़ा ये दरमियान में मुझसे थोड़ी सी मूवमेंट खराब हुई हैंड की, ठीक है। लेकिन बाकी आप अगर गौर करो ये सारा आपका बड़ा स्मूथ और ट्रांजिशन आपको नज़र आ रही है ऑलमोस्ट, ठीक है। ये आपके करंट जो आपके शेप है उसके ऊपर कहीं पे भी अटेम्प्ट किया जा सकता है रफन को, जहाँ पे आप मुनासिब समझो। हर जगह पे भी नहीं कर देना, बुरा लगता है ना। अब वो मैंने तो हर जगह पे लगाना है इसको, वो तो आपकी मर्जी है, वैसे लगाना चाहो तो रोकेगा कोई नहीं। तो ये जिस तरह ये आपने टेक्स्ट लिख दिया, यू नीड टू कन्वर्ट फर्स्ट देन गो विद दिस टूल, ठीक है। साइज जरा छोटा कर लेना, वरना वो पूरा टेक्स्ट उस डायमीटर में अगर आ गया तो गड़बड़ हो जाएगी। और ये जहाँ तक इसका डिस्टेंस आप आराम से कंट्रोल कर सकते हो, वो मैंने शेप के थ्रू भी बताया। इसको पहले कर लो ताकि साथ वाला लेटर डिस्टर्ब ना हो, आपने बी दरमियान वाले को भी करना है अटैम्प्ट, ठीक है। एक चीज़ ये हो सकती है शेप में जाके इस डिस्टेंस को आप कंट्रोल कर लो। लेकिन ये करने से, ये आप अगर ऐसा करना है तो इसको पहले कर लेना, या दूसरा तरीका भी हो सकता है, आप इसको सिलेक्ट करके अंडू कर देता हूँ, ये देखो, हाँ वो भी किया जा सकता है।
होने को तो कुछ भी हो सकता है, वो जिस तरह आप मुनासिब समझो उसको कर लीजिएगा। ये लीजिए, यू नीड टू कन्वर्ट फर्स्ट, देन गो विद दिस टूल रफन, और जहाँ भी अटैम्प्ट करना है आप इसको कर लो, जहाँ पे भी अटैम्प्ट करना है आप इसको कर लो, जहाँ पे भी अटैम्प्ट करना है आप इसको कर लो। सिंगल के ऊपर करना है, मल्टीपल के करना है, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। लेकिन उसको देख के कीजिएगा, उसकी खास तौर पर बाउंड्री को ज़रा देख लीजिएगा, ताकि आपका जो डायमीटर बाकी पार्ट ऑफ दी शेप को ख़राब ना कर दे, ठीक है। ये थोड़ी सी प्रैक्टिस से आ जाएगा। जहाँ आपको अटैम्प्ट करना है, इसको अटैम्प्ट करके अच्छे से इफेक्ट्स आप दे सकते हो। अगर आप चाहो तो इसको बड़े अच्छे से यूज़ करके आप अपना काम कंप्लीट कर सकते हो। दिस इज़ ऑल अबाउट शेप और उसके कंपेनियन, स्मूथ, स्मेयर, ट्विरल, अट्रैक्ट, रेपल, स्मज एंड रफन।